चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी इज़ डिफाइंड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी प्रेशर को फिक्स करके सिस्टम की जो टोटल हीट है दैट इज़ टर्म्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं एंथैल्पी हमारे पास इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट को एड अप करने से भी हासिल होती है। सो H इक्वल्स E प्लस पी वी। H हमारे पास एंथैल्पी है, E इंटरनल एनर्जी की सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, P प्रेशर को शो करता है, V वॉल्यूम को शो करता है। इंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन। जब भी हम स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात नहीं करते, हम चेंज इन स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं। सो चेंज इन एंथैल्पी H delta H will be equal to change in internal energy and change in product of pressure and volume. Product of pressure and volume की अगर हम बात करें तो हमारे पास change in pressure की वजह से भी product change हो सकती है, change in volume की वजह से भी product change हो सकती है। यानी हमारे पास एक expression होगा delta H equals delta E plus V delta P plus P delta V। लेकिन हमने स्टार्ट में ही डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे पास जो टोटल हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है दैट इज़ टर्म्ड एज एंथैल्पी। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास डेल्टा पी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्सप्रेशन वी डेल्टा पी ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से हमारी इक्वेशन होगी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। वॉल्यूम चेंज गैसेस के केस में कंसिडरेबल होता है, लेकिन जब हम गैसेस से स्विच ऑफ करते हैं टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तो उस वक्त चेंजेस इन स्टेट डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट फिजिकल वॉल्यूम चेंज इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यानी लिक्विड्स और सॉलिड्स में वॉल्यूम चेंज इतना ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं डेल्टा वी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सो इस केस में जब हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात कर रहे हो देन डेल्टा एच चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज या तो हीट हो सकती है या वर्क हो सकता है या दोनों केसेस हो सकते हैं। यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो दैट वर्क डन इज टर्म्ड एज नेगेटिव वर्क डन। नॉर्मली थर्मोकेमिस्ट्री में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, इट इज़ अ नेगेटिव वर्क डन। इक्वेशन 2 में अगर हम वर्क डन की वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो हमारे पास डेल्टा ई आता है माइनस क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। अगर हम इसी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है डेल्टा एच इक्वल्स क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी एक दूसरे की वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी बिकम्स इक्वल्स टू क्यू पी। सबस्क्रिप्ट में पी ये शो करता है कि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एंथैल्पी दिस इज इक्वल टू हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। नॉर्मली हम थर्मोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन स्टडी करते हैं उनमें pressure constancy is frequent as compared to constant volume. इस वजह से working with delta H is more convenient than delta E. Different types of enthalpies हम पढ़ेंगे one by one। हमारे पास पहली टाइप है standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction is represented by delta H naught. Definition की अगर हम बात करें then standard enthalpy of reaction is the enthalpy change which occurs when the certain number of moles of reactant as indicated by the balanced chemical equation react together completely to give the products under standard conditions.
जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करें और उसी बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक ही प्रोडक्ट दें अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास हैं कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे फिक्स किया जाए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो उस वक्त जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी दैट विल बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन के दौरान हीट रिलीज होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में चूँकि हीट रिलीज होगी फ्रॉम द सिस्टम, सो पहले स्टार्ट पे रिएक्टेंट्स के पास एंथैल्पी ज़्यादा होगी, एनर्जी निकलेगी, वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। सो देयर इज़ लॉज ऑफ एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। अगर हमारे पास H1 एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है और H2 एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी पे, सो नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ऑलवेज हायर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इस केस में चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास होगा पॉजिटिव। अगर H1 एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है और H2 एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स है, then gain in enthalpy delta H will be positive, which is equal to H2 minus H1. सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। दोनों केसेस में रिएक्शन कंडीशंस और टाइप ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगी कि एंथैल्पी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, which is defined as the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of compound is formed from its elements। कि आप एक मोल ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज करें उसके एलिमेंट से, उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहे वो रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो, यानी हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करें तो उस वक्त इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H नॉट F। नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हुए जो एक स्पेशल चीज़ ज़हन में रखते हैं वो ये कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम उनको उनकी स्टैंडर्ड फिज़िकल स्टेट्स में शो करते हैं। स्टैंडर्ड फिज़िकल स्टेट्स का मतलब है कि एलिमेंट्स अपनी जिस नेचुरल फॉर्म में या कंपाउंड अपनी जिस नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है उसी नेचुरल फॉर्म को हम अपनी इक्वेशन में भी शो कर रहे होते हैं। सेकेंडली, रिएक्शन कंडीशंस स्टैंडर्ड मेंटेन की जाती हैं, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को सिंथेसाइज करें फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी -692 किलो जूल्स पर मोल। और 692 किलो जूल्स पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस वक्त निकलेगी जब हम सॉलिड मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर करें। इसी तरह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ -393.7 किलो जूल्स पर मोल जब सॉलिड कार्बन ब्लैक गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के यूनिट्स हैं किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमारी टाइप है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of substance is completely burnt in excess of oxygen under standard conditions।
कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं और उसको कम्प्लीटली बर्न करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी दैट इज़ टर्म्ड एज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को हम डेल्टा एच नॉट सी से शो करते हैं। सी कंबस्टन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस को। फॉर एग्जांपल मेथनॉल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है -1368 किलो जॉल्स पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हों देन दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, which is defined as the amount of heat absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from the elements under standard conditions। के किसी भी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी। अब जब भी हम एलिमेंट से उसके गैशियस एटम्स बनाएंगे देन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसकी रीज़न क्या है, जो एलिमेंट के अंदर मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वांडरवाल्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हों, उन फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एटमाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, एब्जॉर्ब होगी। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो देन दिस इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस में एच नॉट होगा। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ 218 किलो जॉल्स पर मोल। लास्ट टाइप है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो तो दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा एच नॉट एन। Enthalpy of neutralization is defined as the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen ions, H positive ions from an acid, react with 1 mole of hydroxide ions from a base to form 1 mole of water। यानी एक एसिड के अंदर से 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइंस हो और बेस में से 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइंस जब आपस में रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ वाटर बनाएं तो उस वक्त जो एंथैल्पी होगी, उस वक्त जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो, तो उस वक्त हम इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो एसिड्स और बेस ले रहे हैं, HCl एज एन एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लें, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। HCl अपॉन आयोनाइजेशन H पॉजिटिव आइंस बनाता है और क्लोराइड आइंस बनाता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेशन पे सोडियम आइंस और OH नेगेटिव आइंस बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो न्यूट्रलाइजेशन उस वक्त होती है जब H पॉजिटिव आइंस OH नेगेटिव आइंस को न्यूट्रलाइज करके H2O बनाएं। एक एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस का कंबाइन होकर वाटर बनाने का प्रोसेस है। और इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। उनमें H पॉजिटिव आइंस एसिड के और OH नेगेटिव आइंस बेस के रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। इस दौरान एंथैल्पी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, दैट इज़ इक्वल टू -57.4 किलो जॉल्स पर मोल। उसके रीज़न हम ये देते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस में एसिड भी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है, बेस भी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होती है, और H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशंस मैक्सिमम होने के बाद इसकी वजह से एंथैल्पीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं और उसकी वैल्यू -57.4 किलो जॉल्स पर मोल होती है। लास्ट टाइप है हमारे पास दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent that further dilution results in no detectable heat change। यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास या तो निकलने वाली एनर्जी है या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, किस कंडीशन में,
जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लें और उसको इतनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें कि अगर आप फर्दर डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन करते हैं, यानी आप फर्दर डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं, तो उस डाइल्यूशन पे कोई भी अपेरेंट एनर्जी चेंज ना हो, उस कंडीशन में, यानी उस स्टेट तक जाते हुए कि देयर इज़ नो फर्दर हीट चेंज अप टिल दैट पॉइंट, आपके पास जो टोटल एनर्जी चेंज होगा, चाहे वो हीट एब्जॉर्ब्ड हो या इवॉल्व हो, दैट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएं तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज +16.2 किलो जूल्स पर मोल, और सोडियम कार्बोनेट के केस में हमारे पास है -25 किलो जूल्स पर मोल। पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो इस दौरान अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व करते हुए आपका सॉल्वेंट ठंडा हो जाता है, मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन। इसी तरह जब सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट हीट अप होता है, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को पढ़ने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे कि क्या रीजंस थी जिनकी बेसिस पे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन दिया गया। अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और क्लोरीन से नहीं बनता। दिस CCl4 is prepared by halogenation of methane in a step-by-step process or in a chain process by free radical mechanism. So अगर ये एलिमेंट्स को डायरेक्टली कंबाइन करके बनाया नहीं जा सकता तो हम इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डायरेक्टली कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए नहीं बता सकते। इसी तरह CCl4 को अगर हम decompose करें then it cannot be easily decomposed into its constituent elements, thus causing hindrance in measurement of enthalpy of formation of carbon tetrachloride. इसी तरह जब हम बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सिंथेसिस करते हैं from oxidation of respective elements, then again there is problem in measurement of enthalpies of reaction. Enthalpy of formation of B2O3 and Al2O3 cannot be measured directly. The reason is the formation of protective oxide coating on surface of element from which it is being prepared. अब वजह क्या है जिसकी बेसिस पे हम B2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बता सकते? तो हम कहते हैं कि जब हम B2O3 और Al2O3 बना रहे होते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, तो बोरोन और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो B2O3 और Al2O3 बनता है। ये बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोरोन और एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं, यानी जो B2O3 या Al2O3 बनता है ये सरफेस ऑफ एलिमेंट के ऊपर सरफेस ऑफ एलिमेंट को कवर अप कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फर्दर बोरोन या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकती। ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव कोटिंग एलिमेंट अनरिएक्टेड रह जाता है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम्प्लीटली हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई एक अपना डिज़ायर्ड कंपाउंड बना रहे हों तो उसके साथ साइड प्रोडक्ट में कोई और कंपाउंड बन जाता है, उस केस में भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो अगर हम चाहें कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर करें डायरेक्टली, देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होता है, उसकी भी एंथैल्पी कंट्रीब्यूशंस आ रही होती हैं, जिसकी बेसिस पे it is not possible to measure carbon monoxide enthalpy formation.
सो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया गया बाय प्रेजेंटिंग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ में हम कहते हैं इफ़ अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, यानी अगर एक केमिकल रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा पाथवेज में किया जा रहा है, यानी एक ही रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट चाहे हम एक सिंगल स्टेप में लें या डिफरेंट मल्टी स्टेप रिएक्शंस में सेम प्रोडक्ट लें, देन द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज द सेम। ओवरऑल एनर्जी चेंज चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन हो चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सेम होगा regardless of the route by which the chemical change occurs, provided the initial and final conditions are the same। conditions क्या हम अप्लाई करते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम रखी हुई हैं, यानी जहाँ से स्टार्ट किया रिएक्शन वो कंडीशन और जहाँ पे रिएक्शन एंड हुआ आपका प्रोडक्ट आपकी आई वो कंडीशंस अगर आपकी सेम है, उन कंडीशंस में चाहे आप रिएक्शन एक स्टेप में करें चाहे आप रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में करें, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में करें, देन दी ओवरऑल एनर्जी चेंज सिंगल स्टेप के लिए भी वही होगा जो आप उन सारे मल्टी स्टेप रिएक्शंस की एनर्जी चेंज को इकट्ठा करके लेंगे, दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें हम हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, हम उससे प्रोडक्ट डी बनाना चाह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि हम डायरेक्टली ए से डी बना लें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम पहले ए से बी बनाएं, बी से सी बनाएं, सी से फिर डी बनाएं, यानी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए एक पाथवे हमारा हुआ ए से डी, ये सिंगल स्टेप में होगा। इस सिंगल स्टेप में टोटल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। दूसरा पाथवे जिसके ज़रिए हम डी तक पहुंच रहे हैं, दैट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। पहला स्टेप उसका होगा ए से बी जिसमें एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच वन। दूसरा स्टेप होगा बी से सी, एंथैल्पी चेंज विल बी डेल्टा एच टू। तीसरा स्टेप होगा सी से डी जिसमें एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच थ्री। अब डेल्टा एच जो कि टोटल चेंज है फॉर ए टू डी कन्वर्जन, दिस विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हेस लॉ सम ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन का ओवरऑल एनर्जी चेंज और सिंगल स्टेप रिएक्शन का ओवरऑल एनर्जी चेंज दोनों बराबर होंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। सो Hess law is simply an application of fundamental law of conservation of energy, that total cyclic change of for enthalpy in a cyclic reaction is equal to ज़ीरो। डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हम यूटिलाइज करते हुए हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पढ़ेंगे। पहली हमारी एग्जाम्पल है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ग्रेफाइट। कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस हमारे पास दो तरह से हो सकती है। सिंगल स्टेप में हमारा एक पाथ है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इस केस में दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच which is equal to minus 393.7 किलो जॉल्स पर मोल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करें, कार्बन मोनोऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बने। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ डेल्टा एच वन, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस के दौरान एंथैल्पी चेंज दैट इज टर्म्ड एज डेल्टा एच टू। डेल्टा एच टू हमारे पास है माइनस 283 किलो जॉल्स पर मोल। अगर हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन अप्लाई करें तो हमारे पास सिंगल स्टेप में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज के साथ बन रही है, दिस एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू मल्टी स्टेप रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, यानी हमारे पास डेल्टा एच will be equal to delta H1 plus delta H2.
डेल्टा H1 हमारे पास है -393.7 किलो जॉल्स पर मोल। डेल्टा H1 अगर सपोज हमें नहीं पता हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा H2 इज इक्वल टू -283 किलो जॉल्स पर मोल। देन डेल्टा H1 इज इक्वल टू -393.7 plus 283 which is equal to -110.7 kilojoules per mole. Second example हमारे पास है, that is formation of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन में सिंगल स्टेप रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 और वाटर बनाते हैं। इस दौरान एंथैल्पी चेंज हमारे पास है डेल्टा H इक्वल्स -89.08 किलो जॉल्स पर मोल। जबकि इसी रिएक्शन को अगर हम एक से ज़्यादा स्टेप्स में करें तो पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। एंथैल्पी इज़ -48.06 किलो जॉल्स पर मोल। सेकेंड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस केस में हमारे पास हेस लॉ के मुताबिक डेल्टा एच जो कि सिंगल स्टेप चेंज है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 जो मल्टी स्टेप रिएक्शन के एंथैल्पी चेंजेस हैं। सो दे आर इक्वल टू -89.08 किलो जॉल्स पर मोल। सो अगर लास्ट पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ हेस लॉ देखें, हेस लॉ इज यूज्ड for indirect measurement of heat of combustion, heat of formation, heat of neutralization and lattice energy of ionic compounds. This is all about chapter 7.